नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। इजरायल ने लेबनान में यूएन पीस कीपर्स पर किया हमला। इजरायल ने एक बार फिर यूएन को सीधी चुनौती दे दी है। लेबनान में तैनात यूएन पीस कीपर्स के बेस पर इजरायल ने टैंक से हमला कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इजरायल की आलोचना हो रही है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ता दिख रहा है। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे बात, लेकिन एक नजर उन खबरों पर जिन पर आगे होगी बात। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को घेरा। पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए सख्त सुरक्षा, इस्लामाबाद 2 दिन के लिए किया गया बंद। और चलते चलते बात डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमले की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। इजरायल अब बेकाबू हो गया है। गजा और लेबनान के बाद अब उसके निशाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिक आ गए हैं। पीस कीपर्स पर इजरायल ने टैंक से हमला कर दिया है। दरअसल लेबनान और इजरायल के बीच ब्लू लाइन पर पीस कीपर्स की तैनाती की गई है और इनके बेस में इजरायल के टैंक घुस गए हैं। यूएन की तरफ से इसे लेकर इजरायल पर युद्ध के नियमों के उल्लंघन और हमलों के नए आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र से लेबनान में अपने सैनिकों को पीछे हटाने की अपील की थी और इसके कुछ ही घंटों बाद इजरायली टैंकों ने पीस कीपर्स के बेस का गेट तोड़कर जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। इजरायली टैंक ने पीस कीपर्स के बेस गेट को टैंक के गोले से उड़ा दिया। इस कार्रवाई में 15 पीस कीपर्स घायल हुए। हिंदुस्तान, फ्रांस, इटली और स्पेन के नेताओं ने इजरायल के हमले की निंदा की है और कहा है कि ये अनुचित है और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। इस बीच हिजबुल्लाह का पलटवार भी पूरी तेजी से इजरायल पर चल रहा है। हिजबुल्लाह ने मिडिल इजरायल में स्थित बिन्यामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया है, जिसमें 4 आईडीएफ सैनिकों की जान चली गई। कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले को इजरायल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री बेस में मौजूद डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। इसके अलावा जिस वक्त हमले को अंजाम दिया गया उस वक्त कोई भी सायरन नहीं बजा, जिस वजह से लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला। इजरायली मीडिया ने बताया कि 2 ड्रोन लॉन्च किए गए थे जो समुद्र के रास्ते से इजरायली क्षेत्र में घुसे। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हम इस घटना की जांच कर रहे हैं। कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ली है। संगठन ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन्स की बरसात की है, उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। वे लेबनान पर हमले की तैयारी के लिए योजना बना रहे थे। इस बीच लेबनान की तरफ से रात भर इजरायल को निशाना बनाकर मिसाइल और रॉकेट से हमले किए गए, जिसके चलते उत्तरी इजरायल में रात भर धमाकों और सायरन की आवाजें आती रही। इजरायली सेना आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह स्कूल और संयुक्त राष्ट्र की एक बिल्डिंग के आसपास रॉकेट दाग रहा है। तो दूसरी तरफ खुद इजरायल इस तरह की कार्रवाई जब लेबनान और गजा में कर रहा है तो इसका बचाव भी कर रहा है। गजा में एक बार फिर से इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जहां शरण लिए 20 लोगों की जान चली गई। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इजरायल के हमलों की निंदा की है और कहा है कि इजरायल की बमबारी और गजा पर उसके जमीनी आक्रमण में 42,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। इजरायल हमलों के दौरान लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर नहीं कर रहा है, जिससे नुकसान और ज्यादा हो रहा है। गजा की स्थिति को देखते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इजरायल को गजा में खाने के ट्रक भेजने के लिए तुरंत काम करना चाहिए। लोगों तक खाना, पानी और दवा का पहुंचना जरूरी है। इजरायल को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। दरअसल इजरायल ने गजा की पूरी तरह से नाकाबंदी कर रखी है, जिस कारण से गजा में खाने का संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। यूएन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गजा में मिलने वाली खाद्य मदद को इजरायल ने रोक रखा है। अगस्त में 700 खाने के ट्रक गजा भेजे गए थे। सितंबर में यह संख्या घटकर 400 हो गई थी और इस महीने में अब तक एक भी ट्रक गजा में दाखिल नहीं हुआ है। यूएन ने गजा की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और लेबनान की लड़ाई तेज हो गई है। ईरान भी इसमें कभी भी शामिल हो सकता है। तो अब एशिया के पूर्वी हिस्से में भी जंग की आहट सुनाई देने लगी है। चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान के चारों तरफ युद्धपोतों और लड़ाकू जहाजों को तैनात किया है।
हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाइचिंग ने ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कहा था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अधीन नहीं है और बीजिंग के पास ताइवान का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके 4 दिन बाद ही चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर दी। ताइवान के राष्ट्रपति के लेटेस्ट भाषण से चीन को खूब मिर्ची लगी है। ताइवान के राष्ट्रपति के बयान से चीन बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चीन ने फाइटर जेट और नेवी शिप की मदद से ताइवान को घेर लिया है। चीन ने हालांकि इसे युद्ध अभ्यास का नाम दिया है, लेकिन सच कहें तो चीन का ये युद्धाभ्यास कम और ताइवान को डराने की कोशिश अधिक है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद। चीन पहले भी ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाइचिंगते के भाषण पर नाराजगी जता चुका है। फिर उसकी सेना यानी पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के चारों ओर नाकेबंदी अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान को हर दिशा से घेर लिया है। ताइवान का कहना है कि उसने 25 लड़ाकू विमान, 7 नौसैनिक जहाज और 4 अन्य जहाज देखे हैं। इनमें से 16 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के दक्षिण पश्चिमी सीमा के अंदर दाखिल हो गए। चीन की तरफ से ताइवान को उकसाने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान पर हमला भी कर सकता है, क्योंकि इस समय अमेरिका 2 मोर्चों पर पहले से ही फंसा हुआ है। उस पर यूक्रेन और इजरायल की मदद करने का पहले से ही दबाव है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। ताइवान बिना अमेरिकी मदद के चीन के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट होने वाला है और इस समिट की सुरक्षा के लिए 3 दिन के लिए पूरे इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला लिया गया। इस्लामाबाद में सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों को बंद करने का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब तमाम निजी संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ताओं के हिंसक प्रदर्शनों और राजनीतिक अशांति को लेकर पाकिस्तान की सरकार परेशान है। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि समिट के दौरान प्रदर्शनों से सुरक्षा हालात बिगड़े और देश की छवि खराब हो, और इसी के चलते राजधानी इस्लामाबाद में हर तरह के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। शहर में सेना की तैनाती की अनुमति भी दी जा चुकी है। विपक्षी नेता इमरान खान के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी नेता इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल इमरान खान जेल में बंद है और उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और पीटीआई की तरफ से 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार की चिंता पीटीआई के साथ आतंकी हमलों को लेकर भी है। हाल ही में 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के पास हमला हुआ, जिसमें 2 चीनी नागरिकों की जान चली गई। इस पर चीन ने भी अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इसके बाद 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान प्रांत में एक प्राइवेट कोयला खदान पर दूसरा बड़ा हमला हुआ। इसमें 20 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक हमलावरों ने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था और इसी के चलते शहबाज शरीफ की सरकार चिंता में दिख रही है, क्योंकि SCO समिट में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। उनके अलावा समिट में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन समेत अन्य देशों के प्रमुख भी शामिल होंगे और पाकिस्तान इस समिट में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता है। अब चलते चलते बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमले की साजिश की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। चुनाव में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस से है। ट्रंप पर चुनाव अभियान के दौरान 2 बार हमला हो चुका है और अब तीसरी बार हमले की कोशिश हुई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की तेजी से इस बार का हमला विफल हो गया। इस बार जो शख्स ट्रंप पर जानलेवा हमला करने आया था, उसे पूर्व राष्ट्रपति की रैली वाले स्थान से कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया गया। इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर में मैथ्यू क्रूक्स ने ट्रंप पर गोली चलाई थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही शूट कर दिया। इसके बाद सितंबर में उन पर दूसरी बार हमले का प्रयास हुआ। रयान वेस्ले राउत नाम के व्यक्ति ने गोल्फ कोर्स में ट्रंप की जान लेने की कोशिश की। तीसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स का नाम वेम मिलर है। ट्रंप जिस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त उस स्थान से कुछ दूरी पर सुरक्षा कर्मियों ने वेम मिलर को गिरफ्तार किया। उसके पास से गोलियों से भरी हुई बंदूक और प्रेस का नकली ID कार्ड बरामद किया गया है। उसके पास ट्रंप की इस रैली का पास भी था। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक वेम मिलर लॉस वेगस का रहने वाला है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ट्रंप सुरक्षित है और वो चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी अब चुनाव में सिर्फ 3 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।